हेलो ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में कैसे कैलकुलेट करेंगे, जबकि हमें जिस पॉइंट से उसको कैलकुलेट करना होगा उसे हम लेंगे एक्सियल पोजीशन पे। जैसे इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में कर चुके हैं। एक्सियल पोजीशन में किसी भी रिंग पे, और वो रिंग कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज। वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डिफरेंस देखेंगे या रिलेशन देखेंगे ई और डेल वी के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम रिलेशन देखेंगे, जो कि रिलेशन होगा आपका V इजकल्स टू माइनस ई डी आर या डेल आर। ठीक है, ये किस तरह से होगा, कैसे आएगा, और इसी इंपॉर्टेंट रिलेशन से आगे हम लोग देखेंगे किसी भी चार्ज स्पेयर के बाहर, किसी चार्ज स्पेयर के अंदर किस तरीके से हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम दोनों टॉपिक को बढ़िया से कवर करते हैं। यस, माय नेम इज़ फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और टाइम वेस्ट किए बिना हेडिंग लगाएं पोटेंशियल, हेडिंग लगाएं पोटेंशियल ऑन अ यूनिफॉर्मली distributed charge ring, uniformly distributed charge ring, और यहां पे हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेशन होगा अलोंग द एक्सिस। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक रिंग बना लेते हैं और इस रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया इसको। इसके एक्सिस के अलोंग जहां चाहे, ये इसका सेंटर होगा, इसके एक्सिस के अलोंग जहां भी आप चाहें कोई पॉइंट पिक करें, वहां से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए मैं ये पॉइंट पिक करता हूं P। ठीक है, मैं मानता हूं इसका रेडियस होगा R, और इसको जो हमने यहां से यहां तक डिस्टेंस जो ली है, ये मैं मानता हूं मैंने डिस्टेंस ली है x। ठीक है, इस P पॉइंट को मैंने सेंटर से x डिस्टेंस पे लिया है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि डेल V इजिकल्स टू k q by r, where r is the distance between the charge and the point। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी कि यहाँ पे ढेर सारे क्यू चार्ज होंगे। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे टोटल चार्ज कितने मौजूद होंगे यहाँ पे, लेट इट बी Q। तो छोटे सारे dq चार्ज से पूरा हमें पता लगाना है कितना आएगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन का साइन, k dq अपॉन r, इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये छोटा सा एलिमेंटल पार्ट आप कट करोगे तो यहाँ पे टोटल चार्ज तो नहीं होगा, यहाँ पे छोटा सा चार्ज होगा dq, इसके पास वाले dq, इस पूरे dq को ऐड करके पूरा इफेक्ट हमें देखना है, पूरा रिजल्ट हमें देखना है इस P पे कितना पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल एट P। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाएगा K तो हम बाहर निकाल लेंगे, K तो कांस्टेंट है। ये R आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ, शायद पाइथागोरस थ्योरम से हम अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये है आपके पास R, ये है आपके पास x, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर होता है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर द रूट। तो ये जो वैल्यू है दैट इज
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आर होगा आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट में से लिखता हूं पावर 1/2 डी क्यू, पावर 1/2 डी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, क्या ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, क्या ये सबके लिए कॉमन होगा? क्या ये पॉइंट सबके लिए कॉमन होगा? भाई ऐसा अज्यूम कीजिए कि एक सर्कल है, इस सर्कल के सरकमफेरेंस का इस एक पॉइंट के साथ डिस्टेंस सेम होगा, तो एक तरीके से ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर निकाल सकते हैं। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इस रिंग में हर एक पॉइंट का रेडियस बराबर है और सबका डिस्टेंस भी सेंटर से, उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस बराबर और उस सर्कल का रेडियस भी बराबर, पूरे सर्कल का सेंटर से रेडियस भी बराबर। तो क्या उस सरकमफेरेंस का उस पी पॉइंट से डिस्टेंस बराबर होगा? हर पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होगा, मतलब वो है कांस्टेंट, उसे आप बाहर ले सकते हैं, उसको आप बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो रूट में लिख लो या 1/2 लिख लो, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा डी क्यू। तो डी क्यू को मैं क्या कर दूंगा, ये सारे डी क्यू ऐड होके विल बिकम क्यू, टोटल चार्ज मिल जाएगा। इन दोनों को सबको डी क्यू को ऐड करोगे तो क्यू मिल जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये है आपका रिजल्ट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये है टोटल पोटेंशियल इस केस में। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और है, कि अगर मैं बोलूँ एट सेंटर, अगर मैं सेंटर पे कैलकुलेट करना चाहूँ इसी पोटेंशियल को, कि मैं ये पी पॉइंट को उठा के सेंटर पे रख के देख लूँ तो क्या हो, तो अगर आप सेंटर पे रखेंगे तो क्या इस एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी? क्या इस एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी? ये पी पॉइंट को आपने उठा के सेंटर पे रखना है तो एक्स की वैल्यू कम 0, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे डेल बी हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, आप रूट चाहो तो लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, 1/2 लिख लेना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का रूट और रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो के क्यू अपॉन आर। तो शायद ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, यहीं से तो हमने शुरुआत की थी। तो किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज के सेंटर पे जो पोटेंशियल आता है वो ये होता है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, अगर आपको याद हो, तो वो सेंटर पे कितनी होती है? वो सेंटर पे होती थी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होती थी, जबकि पोटेंशियल है। तो यहाँ भी फर्क आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में फर्क है। ठीक है, ओके। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, ओके। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशन क्या है पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम लोग कहते थे डेल वी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिलेशन मैंने पहले ही लिखा था, डेल वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल आर। ये रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन कहां से आया, इस पे बात करते हैं। हम बात करें कि अगर मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फील्ड का डायरेक्शन ई, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखे गए एक चार्ज की वजह से अगर बनी, एक चार्ज है,
जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलते हुए मैंने बनाई, ठीक है। इस चार्ज पे एक फोर्स भी आएगा, क्या वो फोर्स इस चार्ज को यहां ले जाना चाहेगा? क्या वो फोर्स इस चार्ज को यहां ले जाना चाहेगा? आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, उस चार्ज पे लगा हुआ फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई कितना फोर्स आएगा तो आप Q इंटू ई लिख सकते हो। तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा वो आएगा Q इंटू ई। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर फोर्स आएगा Q अपॉन आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक और टेस्ट चार्ज आपको अज्यूम करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सीधा सीधा फोर्स का ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स विल बिकम चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, इतना फोर्स आएगा इस पे। अब मैं मानता हूं कि ये बॉडी यहां से यहां कितना चली गई, डेल आर चली गई है। ये दो पॉइंट मैंने माने, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। तो ये यहां से खसक के सपोज यहां चली गई, ये चार्ज यहां से यहां डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए था कि भाई यहां से यहां जाते वक्त इस चार्ज में एक्सेलरेशन आ जाता। तो इस चार्ज में एक्सेलरेशन ना आए, एकदम से इसकी स्पीड ना बढ़े, तो आपको इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल में QE के बराबर ही होगा। बात समझ में आ रही? जो एक्चुअल में इस QE के बराबर ही होगा। भाई हम अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि इस चार्ज में लगातार एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट होगा ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के फील्ड को बनाए रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट को बनाए रखना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस QE के अपोजिट में मुझे एक वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क, जो इस चार्ज को एक्सेलरेट नहीं होने देगा। और वही वर्क पर यूनिट चार्ज इस चार्ज पे किया गया ही तो पोटेंशियल है, ठीक है, वही तो पोटेंशियल है। तो ठीक है भाई, मैंने इस पे इतना चार्ज, इतना वर्क कर दिया, ठीक। मुझे यहाँ से ऐसे यहाँ लेके जाना है, कुछ वर्क दिखाना है। तो अगर मैं कहूँ कि वर्क क्या हुआ एक्सटर्नल, तो आप कहेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ठीक है। फोर्स यहाँ लग रहा है जो आपने लगाया एक्सटर्नल वर्क के लिए, एक्सटर्नल फोर्स, ये फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो रहा है, डेल आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डेल आर। और बीच में अगर मैं देखूं तो थीटा का रिलेशन कितना है, 180, फोर्स डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री। तो हम इसे यहाँ से लिख सकते हैं F डॉट डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख देता हूँ, डी आर लिख दो या डेल आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो ये आपका एक्सटर्नल वर्क हो गया। एक्सटर्नल वर्क को मैं यहाँ से ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस QE डेल आर, ठीक है सर, बिल्कुल लिख दीजिए। अब हमने पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला देखा है कि एक्सटर्नल वर्क फॉर ब्रिंगिंग दैट चार्ज, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए आपने क्या एक्सटर्नल वर्क किया, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क आप निकाल चुके हैं, माइनस QE डेल आर, और यहाँ पे ये Q आपके पास है, तो Q से Q खत्म, डेल V इज इक्वल्स टू माइनस E डेल आर, माइनस E डेल आर। यहाँ से ये पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पॉर्टेंट रिलेशन आया है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट। प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं थी कि इसको पता कर लें, प्रॉब्लम यहाँ पे दो चीज़ें थी कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। जबकि अगर हम बात करें कि जो डेल वी है, पोटेंशियल जो है, ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस रखना है। हो सकता है
कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था KQ/R² और V का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो अगर इन दोनों को मैं देखूं तो E = KQ/R × R लिख सकता हूं उसको मैं। तो E = इस KQ/R की जगह मैं लिख देता हूं ∂V/R। तो ∂V की जगह मैं ER लिख देता हूं, है ना, ER लिख देता हूं, या ∂R मतलब डिफरेंस। तो कुछ कुछ आपको ये लगेगा इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे इस माइनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने साथ एक डायरेक्शन लेके चलता है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर है। तो वहाँ पे हमें ये साइन डालना पड़ेगा, वहाँ पे हमें ये साइन डालना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो एक्सटर्नल वर्क है जो आप करेंगे एक्सर्टेड फोर्स के अपोजिट। अगर आपका चार्ज फ्लो होके जा रहा है तो आप रोकेंगे उसे कि वो ना जाए, और अगर चार्ज नहीं आ रहा तो आप लाने के लिए उस पर वो फोर्स लगाएंगे। जैसे हम बात करते थे कि भाई हम पॉजिटिव चार्ज पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैंने टेस्ट चार्ज रखा है तो यहाँ पे लाने के लिए इस पर फोर्स यहाँ लगेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, उसे रिपेल करेगा, तो हम लाएंगे इस तरफ। तो एक्सटर्नल वर्क हमेशा फोर्स के अपोजिट हो रहा है। हमेशा देखोगे ना तो cos थीटा आपको 180 ही मिलेगा, मतलब थीटा की वैल्यू 180 ही मिलेगी। तो आप सीधा सीधा वर्क +/-F(S) लिख सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में नेगेटिव वर्क मिलता है, और अगर सर ये नेगेटिव हो तो ये Q जो है ये ऑटोमेटिकली खींचा चलाएगा, लेकिन खुद ही खींचा चलाएगा तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, हमें उसको रोकने के लिए फिर वर्क करना पड़ेगा। तो अब की बार फोर्स यहाँ है, लेकिन मुझे रोकने के लिए वर्क करना पड़ा, अब भी डायरेक्शन अपोजिट है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि हमेशा हमेशा फोर्स और एक्सटर्नल वर्क के बीच का रिलेशन पोटेंशियल में अपोजिट होता है, और वही रिलेशन यहाँ पे ये नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे इस माइनस का इंपॉर्टेंट रोल है। पॉज करें, नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें आप लोग, ठीक है। पॉज करें, नोट करें। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझे होंगे किस तरीके से हम लोग ने ये दोनों कॉन्सेप्ट देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी रिलेशन के साथ हमें अगले टॉपिक की तरफ पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किसी भी स्पेयर में चार्ज, होलो, कंडक्टिंग, होलो आपका नॉन कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, ये 3 केस देखेंगे हम, और उसके बाद फिर हम देखेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में किस तरीके से पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। उसके आगे फिर फर्दर टॉपिक आएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, और उसके आगे फिर हम कैपेसिटर शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग पुराना रिवाइज करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।